हाँ तो मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं आप लोग एकदम। तो आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर 8 और ये थ्योरी वाला जितना भी पोर्शन है आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। इसके आगे एक एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा और जिसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यू का चर्चा करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो आपको देखना ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा जो वीडियो जितना सॉल्यूशन में आया, ये 8वां लेक्चर है आपका, है ना, लेक्चर नंबर 8 है। तो पिछले जितना भी लेक्चर है उसको कवर करिए आप लोग और फिर जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आएगा उसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फिर हम लोग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए आज हम लोग जो भी थ्योरी में आगे बाकी है, जैसे हमको पढ़ना है आज वांट ऑफ फैक्टर, तो इसको पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कॉमन साइंस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और ऑनलाइन बोर्ड में आप लोग पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में तो ये चैप्टर खत्म हो गया, ऑनलाइन में क्या है कि थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल इश्यूज आ गया था, इसलिए वीडियो जो है ना आपको लेट मिल रहा है ना, थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है इधर इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए आपको जो है वीडियो लेट मिल रहा है। हालांकि क्लास कंटिन्यू रहेगा हमेशा। इन सोचिएगा मास्टर इतना धीरे पढ़ा रहा है तो सिलेबस कैसे खत्म होगा। बाद में जो है ज्यादा वीडियो आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रहा है, इसके वजह से जो है ना वीडियो जो है आपका लेट से आ रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग को सर पढ़ना क्या है। हाँ तो ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग को पढ़ना है वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। आज का जो हम लोग चर्चा करें कि सर आज का टॉपिक क्या है, तो आज हम लोग एक्चुअली में चर्चा करने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर। अच्छा, वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से। ये होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये एक तरह का रेशियो है। किसका रेशियो है? तो अभी हम लोग बात करेंगे इसका, एक्चुअल बात पर भी आएंगे कि वांट ऑफ फैक्टर एक्चुअल में वांट ऑफ फैक्टर का जरूरत क्यों पड़ा, इस पे भी हम लोग आएंगे। वांट ऑफ फैक्टर का जैसे हम लोग का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब हम लोग जानते हैं टूटना, और एसोसिएशन का मतलब हम लोग जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल ऐड होकर के कोई एक नया मॉलिक्यूल बना दे, तो वहां पे हम लोग उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एसोसिएशन। ध्यान से देखिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और डिवाइड कर देंगे कि पहले कितना था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए ये कलर इस पे अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कलर हम चेंज कर देते हैं और व्हाइट कलर ले लेते हैं अगर ये नहीं, हालांकि दिख रहा है, ये रेड कलर भी आप लोग को विजिबल है। अब ध्यान से देखिए, वांट ऑफ फैक्टर क्या है? रेशियो है कि सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन के बाद जब कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया या ऐड हो गया, डाइमर बना लिया, ट्राइमर बना लिया, दो मॉलिक्यूल जुड़ करके डाइमर बना दिया, ट्राइमर बना दिया, तो उस कंडीशन में जब सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल है तो डिसोसिएट होने के बाद कितना पार्टिकल्स है, या मोल के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाय पहले कितना था सॉल्यूशन के अंदर, पहले जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का संख्या कितना था, उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो ये होता है वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका और भी डेफिनेशन होता है, जैसे आई अगर मोलर मास के टर्म में लिखना है तो आई बराबर होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास अच्छा, अगर हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को देखें तो ये दोनों रेशियो है, और जैसे यहाँ पे अगर हम लोग मास के टर्म में ले लिए हैं तो ऊपर भी मास रहेगा, नीचे भी मास है, तो क्या
वांट ऑफ फैक्टर का कोई यूनिट होगा? आप ही बताइए, वांट ऑफ फैक्टर का कोई यूनिट होगा? नहीं होगा यूनिट, तो इसलिए ये कैसा होता है? यूनिटलेस होता है। वांट ऑफ फैक्टर क्या है? यूनिटलेस है, क्योंकि इसके जैसे हम लोग पढ़े थे मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि सर मोल फ्रैक्शन जो है रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो होता है। और किसका रेशियो होता है? नंबर ऑफ मोल्स का। किसका रेशियो होता है? नंबर ऑफ मोल्स का। इसलिए मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं था। मोल फ्रैक्शन कैसा था? हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे कि सर मोल फ्रैक्शन जो है यूनिट लेस है। मोल फ्रैक्शन कैसा है? यूनिट लेस है। तो ये हम लोग देख लिए कि वांट ऑफ फैक्टर निकालना है तो नॉर्मल मोलर मास जो आएगा उसको एबनॉर्मल मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल कैसे? एक्सपेरिमेंट से आया, और एबनॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए कुछ डाटा दिया जाएगा, हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल में, है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसके जस्ट अगला जो वीडियो आएगा उसी में। नेक्स्ट है कि सर ये जो वांट ऑफ फैक्टर है इसका एक और फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे एक और फॉर्मूला होता है इसका, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ऑब्जर्व मतलब अगर कोई एक्सपेरिमेंट से कितना वैल्यू आ रहा है और कुछ डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाटा देगा उससे हम लोग कॉलीगेटिव, जैसे चारों में से कोई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमको एक्सपेरिमेंटल डाटा दे देगा कि एक्सपेरिमेंट से इतना आया, और कुछ ऐसा डाटा दिया जाएगा जिससे हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा? वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, चलिए। तो ये यहाँ पे हम लोग देख लिए कि वांट ऑफ फैक्टर ये कैसे कैलकुलेट होगा। ध्यान से देखिए, एक छोटा सा चीज और आपको बताने वाले हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। डेफिनेशन क्या होगा? वांट ऑफ फैक्टर क्या है? जैसे इसी से डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का जो रेशियो, वही क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि सर ये वांट ऑफ फैक्टर का जो है जरूरत कैसे हुआ? क्यों ऐसा फैक्टर की जरूरत हुआ? क्यों जरूरत पड़ रहा है हमको वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने की? देखिए एक नॉर्मल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। एक सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, ये एक तरह का सॉल्यूशन, आई होप कि आपको दिख रहा होगा उसमें, है ना। दिख रहा है, चलिए वेरी गुड। यहाँ भी एक सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, और दोनों के अंदर जो है हम लोग मान लेते हैं ग्लूकोज जो है सॉल्यूट है। ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है। दो सॉल्यूशन लिए हैं, यहाँ भी सॉल्यूशन है। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन मान रहा है कि 4 मोलर है। कितना मोलर है? 4 मोलर है कंसंट्रेशन, ठीक है। टेम्परेचर जो है सर 300 केल्विन है। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन है, ठीक है। इसका भी कंसंट्रेशन, दूसरा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन 2 है और यह सॉल्यूशन फर्स्ट, इसका कंसंट्रेशन है 4 मोलर, सेम मोलरिटी सेम है, मतलब कंसंट्रेशन सेम है, और टेम्परेचर है 300 केल्विन। टेम्परेचर में भी कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो दो तरह का सॉल्यूशन ले लिए, लेकिन कंसंट्रेशन इसका 4 मोलर है, इसका भी 4 मोलर है, टेम्परेचर इसका भी 300 केल्विन है, इसका भी 300 केल्विन है। अब हम लोग एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। कितना बात कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब यहाँ पे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर निकाले, अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है? CRT। फॉर्मूला क्या होता है? CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के देखें तो कंसंट्रेशन कितना है बताइए? सर 4 है। आर को आर ही रहने देते हैं, आर का वैल्यू दोनों जगह सेम रहेगा, पुट नहीं करेंगे। टेम्परेचर कितना है सर? 300 केल्विन, ठीक है। ये कितना हो गया बताइए? ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आ गया सर 4 तिया 1200 इंटू का आर, और प्रेशर है इसलिए इसका यूनिट क्या है? यहाँ पे एटीएम। इसका यूनिट क्या है? एटीएम।
अच्छा सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे इसको मान लिए है पाई 1 है और पाई 1 और ये है पाई 2, मतलब दूसरे सॉल्यूशन का। तो कंसंट्रेशन इसका कितना है सर 4 मोलर। टेम्परेचर कितना है सर 300 इंटू 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 क्या है आर। तो जब यहाँ पे पाई 2 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो पाई 2 का जो वैल्यू है ये 4 दिया कितना होना चाहिए 400 सॉरी 1200 आर, लेकिन ये 1200 के बराबर नहीं होता है। ये पाई 2 का जो वैल्यू है ये हो जाता है 2400 इंटू का आर। अब बताइए ये जो वैल्यू इतना आना चाहिए था, इसमें कुछ ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया। तो क्या यहाँ पे हुआ कि इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया। तो यहाँ क्या होता है मेरा बच्चा ध्यान से देखना कि जब इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग सोडियम क्लोराइड को डालते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन में जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को डाले तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। किसमें ब्रेक हो गया Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। ध्यान से देखिएगा, बता रहे हैं आपको ये किसमें ब्रेक हो गया सर Na+ और Cl-। तो यहाँ आयन का जो है संख्या क्या हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया। ग्लूकोज जो है ये होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये ब्रेक नहीं होता है, इसलिए इसका वैल्यू इतना ही रहा। लेकिन ये आयन के ब्रेक होने से यहाँ आयन का संख्या कितना हो गया 2। अब इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए यहाँ पाई 2 का वैल्यू इतना नहीं आकर के 1200 आर नहीं आकर करके 2400 आर हो गया। तो यहाँ एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यही जो एक्स्ट्रा फैक्टर जो बन रहा है यही क्या है वांट ऑफ फैक्टर, इसलिए वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। पहले डेफिनेशन बता दिए थे इसका, ये फॉर्मूला तो आपको लग रहा था कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों हुआ। अब आपके मन में होगा ये सर इसको कैसे बोल दिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और वो इलेक्ट्रोलाइट कैसे है। तो हम लोग अभी बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, फिर वांट ऑफ फैक्टर के अलग अलग फॉर्मूला पे भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, फिर हम लोग वांट ऑफ फैक्टर निकालना आपको सिखाएंगे। आप अच्छे से सीख जाइएगा कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान से बस आपको देखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है ना। पहला वर्ड है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको बोलते हैं जो आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। कि भाई साहब जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है वो क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब किस हद तक ये ब्रेक हो सकता है, डीओडी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या बोलते हैं शॉर्ट में डीओडी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए अल्फा का वैल्यू कितना होता है 1। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए अल्फा का वैल्यू कितना होता है 1। अल्फा क्या है सर, तो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो आयन में ब्रेक नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से देखिए इसका एग्जाम्पल कि सर कौन कौन है जो आयन में ब्रेक नहीं होगा, एग्जाम्पल ही बता देते तो अच्छा रहता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, है ना। तो ये सब जो है आयन में ब्रेक नहीं होता है, इसलिए ये सब क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसलिए ये सब क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है फिर। तो ये आप समझ गए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो समझ में आ गया होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको बोलते हैं जो आयन में डिसोसिएट नहीं होता है और उसके अल्फा का वैल्यू 1 होता है, मतलब किस हद तक कोई ब्रेक हो सकता है, ये टूटता ही नहीं, इसलिए इसका अल्फा का वैल्यू जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, टूटने का जो दर है वो कितना है 1 है, इसलिए इसका अल्फा का वैल्यू कितना आता है 1। ओके,
नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग किसका बात कर रहे हैं सर, एक मिनट इसको बीच में लिखो। नेक्स्ट हम लोग किसका बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अब ये है कि सर इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको बोलते हैं जो भी स्पेसीज आयन में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। मतलब विच डिसोसिएट इनटू आयंस। मतलब जो आयन में ब्रेक हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से देखिएगा, अब कोई अगर ब्रेक हो रहा है तो दो तरीके से ब्रेक होगा, एक पूरा ही टूट जाए या एक जिसका पार्शियल डिसोसिएशन हो, मतलब थोड़ा सा टूटे या कुछ परसेंट, 50% टूट गया, 40% टूट गया, मतलब डिसोसिएट हो गया, 30% डिसोसिएट हो गया, और एक ऐसा होगा जो 100% डिसोसिएशन को शो करेगा। मतलब एक जो पूरी तरीका से टूट जाए और एक जो 10%, 20% या जितना भी परसेंट हो, पार्शियल डिसोसिएशन हो, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। तो जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो पार्शियल डिसोसिएशन को शो नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले इलेक्ट्रोलाइट को भी हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, दो कैटेगरी में। ध्यान से देखिएगा कि सर ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ये दो तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और एक सर जी होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यह है कि सर बताइए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको बोलते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयन में। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयन में, मतलब अगर हम लोग डीओडी बात करें, डीओडी जो होगा उसका 100% होगा, और इसका अगर फ्रैक्शन में वैल्यू देखेंगे, डीओडी मतलब अल्फा का, तो 100/100 मतलब वैल्यू सर 1। तो यहाँ जो है दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो डीओडी का वैल्यू है, मतलब जो अल्फा का वैल्यू है, ये सर कितना आएगा, ये 1 आएगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो सर उसका कुछ एग्जांपल भी बता देते हैं। जो पूरी तरीका से आयन में ब्रेक हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एक दो आप याद रखिएगा, जैसे आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, Na2SO4 हो गया, ये सब कंप्लीटली ब्रेक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, या हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये भी नहीं चर्चा किया है कि कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, तो हम लोग उसको 100% डिसोसिएशन मान करके सॉल्व करेंगे, जो कि आगे बताएंगे। अभी है ना, ये शुरुआत है, बस मुझे टेलर है, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए, तो एक बात आपको समझ में आ गया कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलेंगे जो कंप्लीट डिसोसिएशन को शो करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, विच पार्शियली, मतलब द स्पीशीज विच पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस। जो पार्शियल डिसोसिएशन को शो करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमको बोला, जैसे एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, जैसे हमसे बोला कि ये एसिटिक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये 60% डिसोसिएट हो रहा है, 60%
डिसोसिएट हो रहा है, कितना परसेंट, 60% डिसोसिएट हो रहा है। तो डीओडी का वैल्यू कितना होगा, तो अल्फा होगा, 60% डिसोसिएट हो रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, मतलब कितना आ जाएगा 6/10, 6/10 का मतलब कितना होगा 0.6, मतलब इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कितना आ जाएगा 0. कोई अगर बोलेगा कि 40% डिसोसिएट हो रहा है तो फ्रैक्शन में उसका वैल्यू कितना आएगा 40/100, मतलब 0.4 आ जाएगा। तो ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अगर हम लोग बात कर लिए, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर भी बात कर लिए। अब अलग अलग केस में हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, तो सर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि सर वांट ऑफ फैक्टर जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए डिसोसिएशन के केस में फॉर्मूला अलग होता है और एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला अलग होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आता है वो डिसोसिएशन के केस से आता, एसोसिएशन के केस से भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सब अभी तक जो क्वेश्चन आया हो मोस्टली किससे आया है, डिसोसिएशन वाले से। तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन के फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग डिसोसिएशन के बारे में। रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, केस 1 फॉर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के लिए मतलब जब कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन के अंदर तो वहां पे वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है 1 + n-1 इंटू का अल्फा। क्या है फॉर्मूला, 1 + n-1 इंटू का अल्फा। अब बोलिएगा कि सर आई तो पता है कि सर आई क्या चीज है, तो आप लोग को आई के बारे में पता है, आई क्या है, तो आई है सर वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर ही ये तो आपको पता है, वांट ऑफ फैक्टर। तो आई क्या है सर, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अल्फा पता है सर कि अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा भी आपको पता है कि अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये एन क्या है सर, तो एन है भाई साहब टोटल नंबर ऑफ आयन। एन क्या है, तो एन है टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो अब समझ में आ गया इस फॉर्मूला में कि कौन क्या है। तो आई बराबर क्या है 1 + n-1 इंटू का अल्फा। ये फॉर्मूला किस केस में लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे डिसोसिएशन के केस में, ठीक है। एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला क्या होगा, तो थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, केस 2 फॉर डिसोसिएशन, सॉरी फॉर एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला क्या होगा सर, तो एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला हो जाएगा भाई साहब आई बराबर 1 + 1/n-1 इंटू का अल्फा। बस इतना सा चेंज आया है इस फॉर्मूले में, ध्यान से देखिए, बस इतना सा चेंज आया है, ठीक है। तब ये फॉर्मूला को बढ़िया से लिख लीजिए, फिर हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, फाइंड, क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड वांट ऑफ फैक्टर। जैसे हमसे सीधा इससे पूछ रहा है कि बताइए NaCl का वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा। अच्छा, आप बोलिएगा कि सर इसमें दिया तो नहीं है ये कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है,
20% डिसोसिएट हो रहा, 100% डिसोसिएट हो रहा, या कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा। तो जब ये नहीं बताए क्वेश्चन में कि डिसोसिएशन कितना परसेंट हो रहा है, तब हम खुद मान के चलेंगे 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो बताइए एक बात, क्या नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि डिसोसिएशन कितना है 100%। डिसोसिएशन मतलब किसका बात कर रहे हैं, डीओडी कितना है सर 100%। तो डीओडी का वैल्यू कितना आ जाएगा 100/100। तो फ्रैक्शन में इसका वैल्यू कितना आएगा 1। फ्रैक्शन में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब ध्यान से एक बात देखिएगा, हम लोग आई का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो सर आई का फॉर्मूला पढ़े हैं 1 + n-1 इंटू का अल्फा। तो अल्फा तो आपको पता चल गया इस क्वेश्चन में कितना है 1। अब n कितना है, तो n के बारे में अभी देखिए, पिछला स्लाइड में हम लोग बात किए थे कि n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है। n क्या है, सॉरी n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस। अब ये जब ब्रेक होगा तो एगो सोडियम आयन बनेगा, एगो क्लोरीन आयन बनेगा। तो n का वैल्यू कितना है सर 2। तो बताइए I बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 + n- मतलब 2 - 1 और इंटू का अल्फा कितना है 1। तो I बराबर 1 + 2 में से एक गया एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो I का वैल्यू आ गया सर 2। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको एक बात और समझ में आ रहा होगा कि सर अगर 100% डिसोसिएशन है तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इफ DOD इज 100%। अगर DOD 100% है, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 है, तो सर ये आराम से लिख सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर जो है n के बराबर होगा। I का वैल्यू किसके बराबर होगा, n के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, I का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जैसे अब बनाइए क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन। अरे देखिए, ये है MgCl। अब n कैलकुलेट कर लीजिए, I का वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप ही बताइए कि इसमें n कितना है। तो अगर ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, जितना यहाँ पे रहे लिखा रहेगा कोफिशिएंट उतना ही इसके ऊपर जाएगा प्लस में चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा Mg2+, और जितना यहाँ लिखा रहेगा उतना Cl के ऊपर माइनस में जाएगा। तो ये क्या होगा Cl-, और क्लोरीन है कितना 2। तो टोटल आयन कितना हो गया, तो सर 2 गो क्लोरीन वाला आयन, क्लोराइड आयन, और 2 एगो मैग्नीशियम आयन है। तो सर n का वैल्यू जो आ गया सर 3, इसलिए I का वैल्यू भी होगा सर 3, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया था सर कि डिसोसिएशन कितना परसेंट है, डिसोसिएशन कितना परसेंट है। ठीक है, चलिए और भी देखिए, जैसे है तीसरा AlCl3 है, AlCl3 इसमें निकालना वांट ऑफ फैक्टर। तो बताइए इसमें n का संख्या कितना हो जाएगा, तो कैसे ब्रेक होगा, तो सर ये टूटेगा, 3 इसके ऊपर प्लस में जाएगा तो Al3+, और यहाँ जितना लिखा उतना माइनस चार्ज इस पे आएगा, तो सर Cl-, तो ये 3Cl- हो गया। तो सर 3 गो आयन ये और एगो ये, n का वैल्यू सर 4, तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू भी सर 4। समझ में आया, ओके। और देखिए Na3PO4। अब जितना यहाँ पे लिखा रहा उतना ही इसके ऊपर चार्ज जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो सर ये हो जाएगा PO4 3-, और ये क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पे है, यहाँ पे कितना लिखा है 1, तो ये हो जाएगा सर Na+, लेकिन है सर क्या गो 3 गो, तो 3 गो ये और एगो ये, तो सर n का वैल्यू आ गया सर 4, तो सर वांट ऑफ फैक्टर भी होगा 4। अब बताइए वांट ऑफ फैक्टर जो इतना एकदम भारी चीज लग रहा था नाम सुनने में, एकदम इजी लग रहा है, लग रहा है। और भी क्वेश्चन करेंगे जिसके थ्रू आपका क्लियरिटी जो है और बढ़ेगा। तो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वैल्यू ऑफ I। क्वेश्चन है आपका ये, I assuming 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन एज्यूम करना है, और आपको इसमें बतलाना है K4 Fe
Cn का होल 6। इसमें बतलाना है कि इसमें वांट ऑफ फैक्टर जो है कितना होगा। तो ध्यान से एगो बात देखिए, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आगे पढ़िएगा, आपका इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर है, लिखवाए होंगे फर्स्ट क्लास में। पहला उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी होता है जो यहाँ यूज होगा, बता देते हैं आपको। जितना भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, जितना भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसको हम लोग सिंगल आयन कंसीडर करते हैं, कंसीडर्ड एज सिंगल आयन। सिंगल आयन, एक आयन कंसीडर करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ये ब्रेक कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा ये ब्रेक। अभी बात के जो जितना जो यहाँ पे लगा रहेगा उतना ही उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो बताइए FeCN का होल 6 ऊपर में यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस, और ये वाला जितना यहाँ पे लिखा रहेगा यहाँ कितना है, कुछ नहीं मतलब 1। तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन ये है क्या गो 4 गो, ये है क्या गो 4 गो है। तो 4 गो ये आ गया, एक ये आ गया। n का वैल्यू कितना हो गया सर 5, इसलिए वांट ऑफ फैक्टर भी कितना होगा 5। आई होप कि आप लोग को धीरे धीरे जो है ना ये बात क्लियर हो रहा होगा वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। चलिए और भी क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए हाँ वांट ऑफ फैक्टर ही निकालना है। फाइंड want of factor for किसके लिए K4 FeCN का होल 6, और एज्यूम करना है, एज्यूमिंग 50% डिसोसिएशन। कितना एज्यूम करना है, हमको एज्यूम करना है कि कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है 50%। ओके, तो इस बार हमको ये बता दिया है कि ये सर कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है 50%। अच्छा 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये बात तो आपको क्लियर है कि सर ये डीओडी जो है ये 50% है, और इसका फ्रैक्शन में वैल्यू जो निकालेंगे ये हो जाएगा सर 50 डिवाइडेड बाई 100। ये कितना हो जाएगा सर 1/2, 1/2 मतलब सर 0.5। और अभी इसके लिए हम लोग n का वैल्यू कैलकुलेट करके बताए थे, n का वैल्यू कितना है 5। तो अब जो है वांट ऑफ फैक्टर ये 5 के बराबर थोड़ी होगा। 5 के बराबर कब होता है, जब ये 100% डिसोसिएशन हम लोग मान रहे थे तब, लेकिन यहाँ पर डिसोसिएशन कितना है 50%। तो अब जो ओरिजिनल हम लोग का फॉर्मूला है उसको पुट कर देते हैं। तो क्या था ओरिजिनल फॉर्मूला डिसोसिएशन के केस में, I बराबर 1 प्लस n माइनस का 1 इंटू का अल्फा। तो I बराबर 1 प्लस n कितना आया था 5 माइनस का 1 इंटू का अल्फा 0.5। तो I बराबर 1 प्लस 5 में से गया 4 और 4 पंचे 20, मतलब कितना हो गया 2.0 मतलब 2। तो I बराबर हो गया सर 3। कुछ समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को धीरे धीरे जो है ना थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। तो बढ़िया से देखिए आप लोग, और भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या नंबर क्वेश्चन है 7वां। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर for Al2SO4 का होल थ्राइस if it is 80% आयोनाइज्ड। कितना परसेंट आयोनाइज्ड होगा 80%।
तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी हम लोग को वांट ऑफ फैक्टर निकालना, फिर वही बात हो गया कि यहाँ पे कितना परसेंट कह रहा है कि आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है 80%। तो यहाँ से ये जानकारी हमको मिल गया कि सर डीओडी कितना है 80%। अब ये परसेंट में है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। कैसे? तो ये डीओडी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 80 बट्टा में 100, माने 0 से 0 काट देंगे तो हो जाएगा 8 बट्टा में 10 मतलब 0.8। अब दूसरा सवाल ये है कि सर यहाँ पे आयन कितना होगा, है ना, आयन कितना होगा, तो कितना आयन होगा, जितना यहाँ पे लिखा रहेगा उतना इसके ऊपर माइनस चार्ज, और जितना यहाँ लिखा है इतना इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो ध्यान से देखिए एल के ऊपर कितना 3 प्लस चार्ज, और ये एल्युमिनियम है कितना 2 गो, इसके ऊपर SO4 3 माइनस, सॉरी 2 माइनस, कितना माइनस होगा 2 माइनस, और ये है कितना, तो ये है 3 गो, तो टोटल आयन कितना हो गया 2 गो ई और 3 गो ई, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 5। और वही बात हो गया, फिर से फॉर्मूला बैठा देंगे, आई बराबर 1 प्लस एन माइनस का 1 इंटू का अल्फा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एन कितना है 5, तो 5 माइनस 1 और अल्फा है 0.8, तो आई बराबर हो गया 1 प्लस 5 में से गया 4, 4 अट्ठे 32 माने 3.2, तो आई बराबर हो गया यहाँ पे 4.2। अब इससे पिछला क्वेश्चन जो हम लोग देखे ये वाला, यहाँ पे क्वेश्चन में चर्चा ही नहीं, देखिए हमको बोला था ना कितना एज्यूम कर ले 100% डिसोसिएशन, तो अल्फा का वैल्यू सीधे हम लोग कितना पुट कर दिए 1, और वहां पे जो एन का वैल्यू आया था वही वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आया था। लेकिन यहाँ पे हमको बोला गया है कि भाई 50% डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए अल्फा का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना पड़ा और ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। तो ये ध्यान देना है कि भाई फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग पढ़ लिए वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, और हम लोग देखे थे कि जो ये वाला आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के दिखाए थे, कहाँ गया है वो सॉल्यूशन वाला जो बताया था आपको, मिल जाओ भाई, हाँ ये वाला, कि वांट ऑफ फैक्टर का जरूरत क्यों पड़ा था। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कितना 1200 आर आना चाहिए था, जहां 1200 आर है, लेकिन कितना आ गया था 2400। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा फैक्टर आया था, ये आया क्यों था, क्योंकि यहाँ पे आयन जो है ब्रेक हो गया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, और ग्लूकोज था इसमें क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, बदल गया, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई के आने से, आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर के आने से क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब हमारा जो पहले वाला था वो चेंज हो गया। तो अब क्या हो गया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, कुछ नहीं भाई, बस एक्स्ट्रा फैक्टर इसमें ऐड हो गया है, जिसका नाम क्या है वांट ऑफ फैक्टर। जैसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर, किससे रिप्रेजेंट किए थे हम लोग इसको पाई से। फॉर्मूला क्या था इसका, तो सर फॉर्मूला था CRT, फॉर्मूला क्या था CRT। लेकिन अब ये CRT नहीं होकर के फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा आई, तो यही हो गया मॉडिफिकेशन। तो इसमें आई से हम लोग मल्टीप्लाई, आई क्या है वांट ऑफ फैक्टर। अच्छा, दूसरा हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे डेल्टा टीबी, जिसको हम लोग क्या बोले थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला क्या था, तो सर फॉर्मूला था KB इंटू का M, M क्या है मोलैलिटी, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा आई से। तीसरा हम लोग पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या था डेल्टा TF, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा KF इंटू का M, और यहाँ भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया वही वांट ऑफ फैक्टर। तो ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। चौथा एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यहां भी एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया आई से। इसी को हम लोग बोल रहे हैं मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा, तो इसको जो है ना आप लोग बढ़िया से एकदम कॉपी में जैसे हम घेरावा लगा के लिए हैं वैसे ही आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसको जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इसका। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे इसका यूज होगा अभी बताएंगे। चलिए एक पैराग्राफ चेंज करके बताइए देखते हैं। जैसे हमसे बोला कंपेयर ऑस्मोटिक प्रेशर, हमको कंपेयर करने के लिए बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक दिया है 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, या इसको रुक जाओ, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और ऑप्शन बी दे दिया है 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस मतलब पानी में फेंट के बनाया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब इस दोनों में हमको कंपेयर करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा। तो कैसे पता लगाएंगे बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों का निकालेंगे हम लोग वांट ऑफ फैक्टर। तो ये किसका सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का, और ये किसका मोलरिटी दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का। अच्छा, ग्लूकोज अभी हम लोग देखे थे कि सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ आई का भी वैल्यू कितना आ गया 1। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% डिसोसिएशन, तो अल्फा का वैल्यू 1 है। लेकिन यहाँ आई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो आई का वैल्यू कितना आया था, जैसे एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ आयन कितना है, एगो सोडियम आयन, एगो माइनस वाला क्लोरीन आयन, तो एन का वैल्यू है 2, तो आई का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 2। लेकिन ग्लूकोज तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आई का वैल्यू कितना होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आई का जो वैल्यू है वो एक ही होता है, एक ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब हमको कंपेयर करना है, देखो पेन से लिख रहा है, अब हमको कंपेयर करना है, तो कैसे कैसे हमको ये आइडिया लगेगा कि सर दोनों में से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा किसका है। तो एगो नोटेबल पॉइंट लिखा देते हैं बढ़िया वाला, इसको याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखिए, पॉइंट एकदम याद रखना है ना, जहन में बैठा लेना एकदम। इफ वैल्यू ऑफ आई इंक्रीजेज, ऊपर में तीर का निशान लगा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर आई का वैल्यू बढ़ेगा देन वैल्यू ऑफ ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, देन वैल्यू ऑफ ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे अगर आई बढ़ रहा है, आई अगर बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, अच्छा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। कब, जब वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू बढ़ेगा तो ये सारा फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सर क्या कुछ कमेगा भी, कमेगा। देखिए दूसरा पॉइंट है इफ आई इंक्रीजेस, अगर वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर जो है इसका वैल्यू कम हो जाता है। और एक बात हम लोग पढ़े हैं क्या, एक बात हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, कि वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो बताइए वेपर प्रेशर अगर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाता है। बस इतना बात याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखना है बढ़िया से।
इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। अभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जिसका आई ज्यादा होगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। तो आई किसका ज्यादा है, सेकंड वाले सॉल्यूशन का, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका ज्यादा हो जाएगा। अब बताइए, एकदम बढ़िया से हम लोग पढ़ लिए, ये लास्ट टॉपिक था वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। इससे आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल का चर्चा होगा। तो पिछला जितना वीडियो आप लोग देखे हैं 7 को, उसको बढ़िया से रिवाइज कर लिए। अब अगला वीडियो जो है उसमें न्यूमेरिकल आएगा और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे करीब 100, ठीक है। तो बढ़िया से इस चैप्टर को कवर कर लिया। अगला जो चैप्टर आएगा आपका होगा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए मजे में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग चिल मारिए।